अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेम्ड एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये है उड़ान मैगजीन का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2025, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड स्पीसीज एंड प्रिवेंट हार्मफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कीप द नेचुरल इकोसिस्टम हेल्दी। उस वक्त इंटरनेशनल एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो साइट्स के नाम से भी कहा गया है। फिर इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट also known as Washington Convention aimed at safeguarding endangered species for the perils of international trade। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। द मल्टीलेटरल ट्रीटी इन्वॉल्व्स 184 पार्टीज, किसमें? साइट्स में। उसको इट वॉज ड्राफ्टेड ड्यू टू द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ IUCN in 1963 एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1975। उसके बाद साइट्स कॉप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस दैट इज कन्वीन्स एवरी 2 to 3 years टू रेगुलेट एंडेंजर्ड स्पीसीज ट्रेड्स, डिसाइडिंग ऑन स्पीशीज लिस्टिंग और अल्ट्रेशंस इन साइट्स अपेंडिसेस। उसके बाद साइट्स फंक्शनिंग में देखा जाए तो कंट्रोल्स इंटरनेशनल ट्रेड फॉर सिलेक्टेड स्पीसीज रिक्वायरिंग ऑथराइजेशन विया अ लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अंडर साइट्स कवरेज। फिर अथॉरिटीज़ में देखा जाए तो ईच कंट्रीज अपॉइंट्स मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ overseeing the licensing systems and scientific authority advertising on trade effects on species status। फिर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन दैट इज MOEF परमिट्स इशुएंस अथॉरिटी दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। मतलब आपको समझ में आना चाहिए MOEF क्या करता है? मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, ये वाइल्ड डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है। उसके बाद परमिट्स इशुएंस अथॉरिटी दैट इज WCCB। उसके बाद साइंटिफिक अथॉरिटीज दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो स्पीशीज प्रोटेक्शन में सबसे पहले साइट्स कैटेगराइजेस स्पीशीज इनटू 3 appendices, that is Appendix 1 for the species threatened with extinction, allowing trade only in exceptional cases such as कैप्टिव ब्रीडिंग। फिर अपेंडिक्स 2 इंक्लूड्स, मतलब आपको ध्यान रखना होगा साइट्स कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है। तो अपेंडिक्स 1 में क्या रखा जाएगा? फॉर द स्पीसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब वो कहीं वो विलुप्त ना हो जाए। फिर अपेंडिक्स 2 इंक्लूड्स स्पीशीज नॉट इमीडिएटली एंडेंजर्ड बट रिक्वायरिंग कंट्रोल ट्रेड टू प्रोटेक्ट देयर सर्वाइवल, मतलब उसको आपको ट्रेड के लिए फिर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा सो दैट एक्सटिंक्शन ना हो जाए। फिर अपेंडिक्स 3 एनकम्पासेस स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन at least one country and seeking assistance for sites parties in controlling the trade। okay, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 19th conference of party to sites that is COP19 held in Panama in November 2022 releases the release of first world wildlife trade report at COP19 providing insights into the international trade in sites regulated species। Sites Tiger Enforcement Task Force that is COP19 proposed a tentative budget of $150,000 for the Big Cats Task Force to curb illegal trade in big cats। okay, ये Sites Tiger Enforcement Task Force था, ठीक है। अब इंडिया एट COP19, तो इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ट्रुथ शील्ड, India's initiative to combat turtle wildlife crime। फिर proposal to move the red crown roof turtle that is Batagur Kachagwa and Lake Softail turtle for the Appendix 2 to 1 और inclusion of Jaipur ground that is Indian Jackal in Appendix 2 addressing threat like the international pet trade, habitat loss and more। फिर North Indian rosewood that is Shisham, तो शीशम Dalbergia Shisho includes the sites Appendix 2 due to challenges in distinguishing different species। Agreement at COP19 allowing exports of Shisham timber based items below 10 kg without sites permits। फिर monitoring the illegal killing of elephant that is MIKE, तो establishment में MIKE is an international collaboration initiated by CITES resolution in 1997। इसका मेन एम क्या होगा? aims to measure trends and cause of elephant mortality globally। The core mandate includes building capacity in elephant range states और information based and यूसेज में सबसे पहले सपोर्ट इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एलिफेंट कंजर्वेशन इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका। फिर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस फॉर माइक आर प्रेजेंटेड एट एनुअल साइट्स मीटिंग। फिर पार्टिसिपेटिंग साइट्स में करेंटली देयर आर 28 माइक साइट्स इन एशिया spread across 13 countries। India leads with 10 mic sites that is followed by 2 sites each in Cambodia, Indonesia, Laos, PDR, Malaysia, Myanmar and Thailand। Additionally,
there's one site each in Bangladesh, Bhutan, China, Nepal, Sri Lanka and Vietnam. Okay. उसके बाद donor support, that is Mike is entirely dependent on donor support. The European Union has been a significant donor for Mike program in Africa since 2001 and in Asia since 2017. उसके बाद वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, दैट इज ट्रैफिक, यूपीएससी 2017 इसके बारे में पूछा गया था। ये है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ट्रैफिक इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है जो कि कब फाउंड हुआ था? 1976 में, एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट इज WWF एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज इन यूके। फिर मिशन एंड रोल इसका क्या रहेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री टू साइट्स, इसका मेन मिशन क्या है? टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन वर्ल्ड वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल does not pose a threat to the conservation of nature. फिर investigate wildlife trade trends, patterns, impacts and drivers to provide a leading knowledge based on the trade in wild animal and plants. उसके बाद coalition against the wildlife trafficking, that is CAWT, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। coalition against the wildlife trafficking का फॉर्मेशन हुआ था। इस coalition established in 2005 with the aim of collaborating in the फाइट अगेंस्ट द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट्स। फिर लीडर्स एंड मेंबरशिप में देखा जाए तो यूएस लेड कोएलिशंस है एंड इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इट। फिर इंडिया पार्टनर ऑफ CAWT, फिर से मैं बोलता हूँ, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग इंक्लूड्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सेव द टाइगर फंड, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रैफिक इंटरनेशनल। उसके बाद कन्वेंशनल ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, दैट इज CMS, जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एंड इंटरनेशनल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम इन 1979 इन बोन, जर्मनी, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983, ऑल्सो नोन एज द बोन कन्वेंशन और ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। इसका स्कोप एंड पर्पस किस तरह रहेगा? द ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली स्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन मतलब एयर माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज। जिसका अपेंडिसेस अंडर CMS में क्या रहेगा? तो माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटेंड अंडर विद द एक्सटिंक्शन लिस्टेड इन अपेंडिस 1, दैट इज CMS ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट विद द पार्टीज स्ट्राइविंग फॉर strict protection. फिर migratory species benefiting from the international cooperation listed on Appendix 2, the 13th Conference of Parties to CMS, that is COP13, organized in 2020 in Gandhinagar, Gujarat, with India designated as the president of the COP of next 3 years. अब CMS COP15, the first ever state of world's migratory species report launched, also added 14th migratory species to CMS appendix. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव, दैट इज CAMI, तो पार्ट ऑफ CMS aiming to conserve 15 migratory mammals or species and their habitats in Central Asia. CAMI's working approved for 2021 to 2026 incorporating IUCN Saves Our Species, that is Central Asia Initiative, as a potential funding mechanism. Major animal included in the Central Mammal Initiative में wild yak, snow leopard, Asiatic wild ass, खुलान, चीता, एशियाटिक चीता, लेपर्ड एक्सेट्रा। फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये एक एज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है फील्ड ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका मेन फंक्शन एक्टिविटी क्या है? तो एंगेज इन रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी, लॉबी एंड एजुकेशन। जो IUCN ग्रुप्स इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस। ये कब पूछा गया था? UPSC 2023 में। आई रिपीट, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस। ओके, उसके बाद IUCN रेड लिस्ट, दैट इज रेड डेटा बुक, ये क्या कहता है? ये कब फाउंड हुआ था? 1964 में। और द IUCN रेड लिस्ट इज द वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल। अब देखते हैं पेजेस इन IUCN रेड लिस्ट में सबसे पहले पिंक पेज ये किस लिए है? तो इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑन द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद ग्रीन पेज किसके लिए होगा? तो फॉर स्पीशीज दैट वेयर फॉर्मली एंडेंजर्ड बट हैव रिकवर्ड टू पॉइंट वेयर दे हैव आर नो लॉन्गर थ्रेटेड। उसके बाद देखो क्राइटेरिया टू ऐड स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट, तो क्या होगा? सबसे पहले मान लो कैटेगरी में देखते हैं हम, एक्सटिंक्ट हो गया वो, तो उसका डिस्क्रिप्शन नो नोन इंडिविजुअल रिमेन्स। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, दैट इज सर्वाइव्स ओनली इन कैप्टिव और इन कल्टिवेशन, मतलब वो सिर्फ अभी फिलहाल वो क्लोज्ड सरफेस या फिर वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है जो कैप्टिव में है, कैप्टिविटी में है। उसके बाद क्रिटिकल इंडेंजर्ड, तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत रिस्क है उसको खत्म होने का, विलुप्त होने का। और पॉपुलेशन साइज कितना होगा? रिडक्शन
reduction that is 90% over the last 10 years or 3 generations whichever is longer. उसमें इंडेंजर्ड कौन सा होगा? तो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड और पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 70% ऑफ ओवर लास्ट 10 ईयर ऑफ 3 जनरेशन विच एवर इज लॉन्गर. उसमें वल्नरेबल, तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड और पॉपुलेशन साइज कितना होगा? लेस देन 50% ऑफ ओवरऑल द लास्ट 10 ईयर और 3 जनरेशन विच एवर इज लॉन्गर. उसके बाद नियर थ्रेटेंड क्या होगा? तो क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द वल्नरेबल स्टेटस. वल्नरेबल स्टेटस जो मतलब हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होने वाला होगा. और लीस्ट कंसर्न कौन सा होगा? तो लो रिस्क कैटेगरी, वाइड स्प्रेड एंड एविडेंट. ठीक है, मतलब वो काफ़ी एविडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा. डेटा डिफिशिएंट क्या होगा? तो इनसफिशिएंट डेटा टू मेक एनी असेसमेंट और नॉट एवेल्युएटेड, मतलब नॉट इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी 1 दैट इज स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, दैट इज IA, दैट इज वाइल्डनेस एरियाज. अब ये क्या है? तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, एसेस इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू रिसर्च एंड मॉनिटरिंग पर्पस ओनली. These areas have high ecological significance. उस वाइल्ड रसेस एरियाज में सबसे पहले एरिया दैट रिमेन्स इन देयर नेचुरल स्टेट एंड आर लार्ज इनफ टू मेंटेन देयर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी अलाउइंग लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक रिसर्च, टूरिज्म, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल. उस कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क दैट इज एरिया set aside for ecosystem protection and recreations. National park are strictly protected and human activities are carefully regulated. The primary purpose is the conservation of biodiversity and public access for recreation, education and tourism is often allowed under the regulated condition. Also, no human settlement or major exploitations of natural resources are permitted within these parks. उस कैटेगरी 3 ये क्या कहता है? तो ये नेचुरल मॉन्यूमेंट्स दैट इज दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज दैट कंट्रोल स्पेसिफिक नेचुरल फीचर such as landform, caves, waterfall, geological formations. The focus is on preserving the special features of these areas while allowing tourism and research. ठीक है, अगर मैं फिर से बोल दूँ, देखो कैटेगरी 1 किसके लिए होगा? तो कैटेगरी 1 स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व और वाइल्ड रसेस एरियाज के लिए, कैटेगरी 2 नेशनल पार्क के लिए और कैटेगरी 3 नेचुरल मॉन्यूमेंट के लिए. ठीक है, अब कैटेगरी 4 किसके लिए होगा? तो हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया के लिए, दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज और हैबिटेट्स. फिर एक्टिव interventions may be carried out to maintain or restore biodiversity, especially for the species at risk. Where human activities like agriculture for the forestry may be allowed if they do not adversely affect the species or habitat being conserved. Also, category 5, the protected landscape या फिर seascape. These area are managed to protect both biodiversity and cultural landscape. The aim क्या होगा? तो is to sustain the relationship between the people and the natural environment, balancing conservation and the sustainable use of natural resources. Okay, उसके बाद next है हमारा human activities such as agriculture, forest and tourism are allowed if they maintain the areas ecologically and culturally integrity. ठीक है, कहाँ पे? तो कैटेगरी 5 वाले दैट इज प्रोटेक्टेड लैंडस्केप रीजन में. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ह्यूमन एक्टिविटी सच एस एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म्स आर अलाउड. फिर कैटेगरी 6 में दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब आप सस्टेनेबल यूज कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज का. तो एरिया वेयर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्राइमरी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अलाउड. These areas provide a balance between the protecting an environment and allowing activities like grazing, fishing, sustainable agriculture. उसके बाद local communities are often involved in the management and sustainable use of these areas. अब देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये है क्या? BI. तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल कंजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर द बर्ड एंड देयर हैबिटेट है. ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर द बर्ड एंड देयर हैबिटेट्स है, जिसमें टोटल 120 नेशंस हैं और नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब. इसका मेन मिशन क्या होगा? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड, देयर हैबिटेट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जिसका मेन एम क्या होगा? टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद द पीपल टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी इन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब रोल एज द रेड लिस्ट अथॉरिटी में BI सर्व्स एज अ ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ IUCN और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज दैट इज IBA. एक है क्या? तो BI identifies sites known as important birds and biodiversity area IBA which either
harbor significant number of one or more threatened bird species or support exceptionally large number of migratory bird. There are over 13,000 IBS worldwide, out of which 554 sites have been identified in India. The Bombay Natural History Society, that is BNHS, a BirdLife international partner for India's, collaborates with BI identifying as IBA. बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी BNS यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किसका, BNHS का, फाउंडेड इन 1883. द BNHS इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ओके, मिशन एंड फोकस क्या रहेगा, तो एंगेज इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च. और BNHS plays a crucial role in study and protection of India's rich natural heritage. उसके बाद जर्नल्स ऑफ BNHS ये क्या है, तो पब्लिश द जर्नल्स ऑफ द बॉम्बे एंड नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. अ प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट एसोसिएटेड, दैट इज नोटेबल फिगर्स इंक्लूड्स द ऑर्थोनोलॉजिस्ट सलीम अली, दैट इज बर्डमैन ऑफ इंडिया, एंड S. डिलॉन रिपली एक्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 1961 में. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. ये इस्टेब्लिशमेंट इसका 1961 में हुआ था, और फॉर्मली नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है. इसका मेन मिशन क्या है और फोकस, तो एम्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मनी विथ नेचर. जिसका मेन इनिशिएटिव बाय WWF ये होगा क्या, तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, दैट इज ट्रैफिक. फिर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये इनिशिएटिव है किसका, WWF का. तो पहला क्या है, TRAFFIC. ठीक है. उसके बाद लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, उसके बाद पब्लिश्ड एवरी 2 years by WWF since 1998 और providing insights into the state with world's biodiversity. जिसका अर्थ आवर ये है क्या, a worldwide movement organized by WWF since 2007 encouraged people to switch off light from the 8:30 PM to 9:30 PM. इसका लोकल टाइम कहा गया है ऑफ ईच कंट्री. फिर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ईच ईयर, सिम्बॉलिक कॉल्स फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल लाइटनिंग. ठीक है, ध्यान रखना है. ठीक है, ये कब बोल रहा है, 8:30 to 9:30 PM लोकल टाइम ऑन लास्ट सैटरडे. लास्ट सैटरडे, इस बार भी लास्ट सैटरडे आने वाला है ना हमारे मार्च का, देखते हैं होता है या नहीं, और 2 दिन बाकी है. सिम्बॉलिक कॉल्स फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय रिड्यूसिंग नॉन एसेंशियल लाइटनिंग. फिर डेप्थ फॉर नेचर स्वैप, दैट इज अ ट्रांजैक्शंस वेयर अ कंट्रीज डेप्थ इज परचेज्ड, renegotiated or forgiven by creditor with the condition that savings on debt are invested in environmental conservation activities. उसके बाद इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ये है क्या, IWC, जिसका एस्टैब्लिशमेंट एज इन अ नॉन UN बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द रेगुलेशंस ऑफ व्हेलिंग, दैट इज ICRW. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन यूनाइटेड किंगडम. जिसका मिशन क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक्स एंड द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ व्हेलिंग इंडस्ट्रीज. अ व्हेलिंग सेंचुरी तो एम्पावर्ड इन डेजिग्नेटेड एरियाज एज अ व्हेलिंग सेंचुरी सच एज इंडियाज ओशियन व्हेल सेंचुरी इन सेशल्स. और मेंबरशिप इसके, तो मेंबरशिप इज IWC इज ओपन टू एनी कंट्री that formally ratified the 1946 convention. और इंडिया इज मेंबर ऑफ इट, किसका, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का इंडिया मेंबर है. और मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल व्हेलिंग, दैट इज 1982, बट व्हेलिंग अंडर द साइंटिफिक रिसर्च एंड अब ओरिजिनल सबसिस्टेंस प्रोविजंस ऑफ ICRW आर स्टिल अलाउड. उसके बाद फ्लोरिनोपोलिस, दैट इज ब्राज़ील डिक्लेरेशन 2018. तो मेंबर्स रिजेक्टेड प्रपोजल बाय जापान टू रिन्यू commercial whaling. Following this rejection, the Japan announced its withdrawal from IWC. अब देखते हैं बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सबसे पहले आएगा हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, दैट इज NBWL. इसका मेन पर्पस क्या रहेगा NBWL का, तो एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल इन अ एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया. जिसका कंपोजिशन किस तरह रहेगा, तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और इसका फंक्शन क्या रहेगा, एडवाइसेस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज, प्रोमोट्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. ओके, इसका फंक्शन रहेगा. उससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि छूट गया हमारा. इंडियाज एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. क्या रहा है एफर्ट इंडिया का वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये UPSC 2022 में पूछा गया है. तो WPA
1972 extended to whole of India, administered by the wildlife warden and their staff. तो कौन इसको एडमिनिस्टर करते हैं? wildlife warden and their staff or provides for the state wildlife advisory board defines the wildlife related terminologies like habitat, hunting, zoo, sanctuary, national park, reserve forest, etc. regulations for the hunting and wild animals and birds. इसका establishment कब किया गया था? establishment of sanctuaries and national park, that is state government by notification. इसको कैसे establish किया जाएगा? तो by the state government by notification, no need to pass any law or declare as अन एरिया एज अ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क. फिर किसके बारे में बताया जा रहा है? तो एरिया सेंचुरी या फिर वो नेशनल पार्क हो. वह सेट रेगुलेशंस फॉर द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड देयर ट्रॉफीज. एंड Central Zoo Authority manages the zoo under the Section 38C of Wildlife Protection Act 1972 और Wildlife Protection Act Amendment 1991. फिर judicially imposed penalties for the violating the act. The chief wildlife warden is appointed by the state government and the central government may appoint the directors and assistant directors. फिर Wildlife Protection Act 1972 is against the taxidermy, that is preservation of dead wild animal as trophies in or the form of skins, antlers, horns, eggs, teeth और snails. अमेंडमेंट देखा जाए तो 8 टाइम्स सो फार, दैट इज 1982, 86, 91, 93, 2000, 2006, 2013 एंड 2012. इतने टाइम में ये अमेंडमेंट हो चुका है. किसके बारे में बोल जा रहा है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में. इसका देखो एडमिनिस्टर्ड बाई, आपको याद रखना है, उसे प्रोवाइड्स द स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है ये. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क के बारे में ये बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा करता है. फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी मैनेजेस द जू अंडर सेक्शन 38C ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 1982 में क्या हुआ था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविजन परमिटिंग द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल फ्रॉम द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्शन. उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2002 में क्या किया गया था? तो प्रोविजन फॉर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, दैट इज NBWL. फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB. फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2013 में क्या हुआ था? तो प्रोविजन फॉर ऑफ द इम्प्रूवमेंट अप टू 7 ईयर और प्रोटेक्ट्स हंटिंग राइट्स ऑफ ST इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये 2013 में किया गया था, मेनली टू द अंडमान एंड निकोबार. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2006, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट NTCA. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB. ओके, चलिए जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे दूसरा हमारा बॉडी कौन सा होगा? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL. तो अप्रूव प्रोजेक्ट्स विद इन द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया और विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस. जिसका चेयरपर्सन कौन रहेंगे? तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये क्या काम करेंगे? अप्रूव प्रोजेक्ट इम्पैक्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज. ओके, उसके बाद तीसरा हमारा बॉडी होगा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, SBWL, जो एडवाइजरी बॉडी है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट स्टेट लेवल है ये. जैसे कि यहाँ पे नाम पे लिखा हुआ ना, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है. ये स्टैंडिंग कमेटी था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए. अप्रूव प्रोजेक्ट विद इन द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज विद इन 10 किलोमीटर रेडियस. अब देखो SBWL के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? चीफ मिनिस्टर रहेंगे ऑफ द स्टेट और यूटीज. और ये क्या काम करेंगे? एडवाइस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और रिव्यू वाइल्ड लाइफ रिलेटेड शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी. ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो रेगुलेट्स एंड प्रोवाइड्स रेगुलेशंस ऑफ जूज अक्रॉस इंडिया. जिसके चेयरपर्सन इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहेंगे और 10 मेंबर्स एंड अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रहेंगे, जो क्या काम करेंगे? प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस फॉर द जू ऑपरेशंस, रेगुलेट एनिमल ट्रांसफर नेशनली एंड इंटरनेशनली. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज NTCA. UPSC 2014 में पूछा भी गया है ये. तो ये स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट है, जिसका चेयरपर्सन कौन रहता है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर. और वाइस चेयरपर्सन इनके कौन रहते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर द MOEFCC. रिकमेंड्स एरिया फॉर द टाइगर रिजर्व्स और मैनेजेस ओवर 50 टाइगर रिजर्व्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ओके, उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज WCCB. इसका कॉम्बैक्ट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन इंडिया है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली. जिसका मेन पर्पस क्या है? तो कलेक्ट एंड डिसमिलेट्स इंटेलिजेंस इन वाइल्ड लाइफ क्राइम और मेंटेन्स अ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस और असिस्ट स्टेट इन persecutions, advises the government on policies and international wildlife crime issues. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डिक्लिनेशंस ऑफ पावर, मतलब डिलिनेशंस ऑफ पावर, दैट इज नो ह्यूमन एक्टिविटी is permitted inside national park except for the ones permitted by the chief wildlife warden of the state. मतलब नेशनल पार्क में कौन एंटर ले सकता है? जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट के द्वारा परमिटेड होंगे वो.
उसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इफ इट हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और इज सो डिसेबल्ड और डिजीज एज टू बी बियॉन्ड रिकवरी। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन बोथ ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज कैन बी डन बाय द स्टेट्स ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मतलब इसका कहना है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री किसके द्वारा किया जा सकता है, बाय द स्टेट, और किसके एडवाइस में, NBWL। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में add or delete any entry or any form in schedule or transfer any entry from one part to the schedule to another part of same schedule or from वन शेड्यूल टू अनदर। ओके, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 ये क्या कह रहा है, तो रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल टू 4, सबसे पहले रिड्यूस 4 तक रिड्यूस कर दिया गया है, विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ शेड्यूल फॉर वर्मिन एंड इंसर्शन ऑफ ए न्यू शेड्यूल फॉर स्पेसिमेंट्स दैट इज एनी एनिमल्स और प्लांट्स डेड और अलाइव अंडर द साइट्स कॉमनली डिक्लेयर वर्मिन्स इंक्लूड रैट्स, माइस, क्रोस एंड फ्रूट बैट्स। फिर से बता देता हूँ, that is insertion of new schedule for the specimen that is any animals or plant dead or alive that is under sites commonly declared vermins includes rats, mice, crows and fruit bats। okay, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपडेटेड अंडर 2022 अमेंडमेंट में। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, ये अपडेट होकर 4 कर दिया गया है, तो शेड्यूल 1 में क्या आएगा, एनिमल स्पीशीज दैट विल एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। फिर शेड्यूल 2 एनिमल स्पीशीज दैट विल बी सब्जेक्टेड टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब लेस देन 1। फिर शेड्यूल 3 प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज है ये, और शेड्यूल 4 क्या है, तो स्पीसीमेन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर द साइड शेड्यूल स्पेसिमेन। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, ट्रेड, possessions or proliferations of invasive alien species which threaten to the biodiversity of India. The surrender of captive animal products, that is individual can voluntarily surrender any captive animal or animal products to chief wildlife warden. फिर no compensation is provided for such voluntary सेंडर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन रिजर्व में सबसे पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एरिया एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज कंजर्वेशन रिजर्व। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है जितने भी एरिया अराउंड एडजेसेंट टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे ना, वो एज अ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाएंगे टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना and their habitats. Previously this power was solely vested with the state government। प्रीवियसली ये पावर कहाँ था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, अब रोल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का रोल क्या है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज विद इन अ स्टेट। इसका एक्शन क्या रहेगा, तो एक्शन ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ मस्ट अलाइन विद द sanctuaries management plans prepared under the guideline for central government and must be approved by the CWC। ठीक है, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। स्टैंडिंग कमेटी फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में स्टैंडिंग कमेटी इज टू बी कंटिन्यूड टू excessive power delegated by the state board for wildlife for effective management of wildlife and protected areas। फिर captive elephant management में the central government permits the transfer or transport of captive elephant as a schedule 1 animal for religious or other purposes provided the person has a valid certificate of ओनरशिप। उसके बाद साइंटिफिक अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी में सबसे पहले मैनेजमेंट अथॉरिटी देखा जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ मैनेजमेंट अथॉरिटी टू ग्रांट परमिट फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिमेन अंडर द साइट्स और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर साइंटिफिक अथॉरिटी में देखा जाए तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ साइंटिफिक अथॉरिटी टू एडवाइज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन सर्वाइवल ऑफ स्पेसिमेन। दीज प्रोविजंस आर डिजाइन टू इंश्योर sustainable exploitations of flora and fauna while protecting biodiversity। registration and reporting for scheduled specimen, that is individual posing the live specimen of scheduled animal must obtain a registration certificate for the management authority or individual involved in the trade of scheduled specimen must report transactions detailed to the management authority। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट अथॉरिटी में यूज an identification mark for the specimen and it prohibited to alter or remove their identification mark, मतलब आप उसको फिर से आप हटा नहीं सकते हो। फिर एंट्रेंस पेनल्टी फॉर वायलेशन, तो वायलेशन में पेनल्टी कितना लगेगा, तो जनरल वायलेशन में सबसे पहले द मैक्सिमम फाइन फॉर द जनरल वायलेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹25,000 to ₹1 लाख और स्पेशल
प्रोटेक्टेड स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल में सबसे पहले फॉर वायलेशन रिलीज्ड टू स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल द मिनिमम फाइन हैज़ बीन enhanced to ₹10,000 to ₹25,000. Okay. Enforcement through the Wildlife Crime Control Bureau, that is the Wildlife Crime Control Bureau established in 2007. ये आपको ध्यान रखना है. WCCB का establishment कब किया गया था? 2007 में under the Wildlife Protection Act 1972. Plays a crucial role in enforcing the provision of act and ensuring the protection of wildlife. Key function क्या रहेगा इसका? Notable agency for sites information. The WCCB is nodal agency for the enforcement of sites related to regulation in India. और relation and border unit में the WCCB has 5 regional offices and 5 border units spread across India to monitor and curb wildlife related crimes. जिसका की फंक्शंस ऑफ WCCB क्या रहेगा? तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम रहेगा, फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक का काम रहेगा. चलो देखते हैं. इंटेलिजेंस गैदरिंग में सबसे पहले कलेक्ट्स एंड कोलेट्स इंटेलिजेंस रिलेट्स टू वाइल्ड लाइफ क्राइम. फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक में सबसे पहले मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम. उसके बाद कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट्स एक्शन टू कर वाइल्ड लाइफ crimes and collaborates with the international organization. और capacity building में builds capacity for the wildlife control and advises the government on enforcement strategies. उसके बाद operations and campaigns में operation clean alert, pan India operation by the WCCB to crack down on the illegal smuggling of mongoose hair protected under the Wildlife Protection Act and sites. फिर अवेयरनेस कैंपेन में क्या रहेगा? तो WCCB launched the Not All Animal Migrate by Choice campaign in collaboration with UN Environment Program to raise awareness about the illegal wildlife trade. फिर Animal Welfare Board of India, that is AWB है. ये है कि एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जिसका स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 1960 में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के अंतर्गत. उसके बाद इट एडवाइजेस द government on animal welfare law and promotes animal welfare and oversees animal welfare organization, that is AWOS. उसके बाद AWBI is concerned about the abuse of animal in the research and cruelty in animals entering providing financial assistance to the recognized AWOs. फिर foreign trade, that is development and regulation act 1992. ये क्या करता है? ये empower करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को to regulate the import or export of goods including wildlife specimen and their products. उसको एग्जिम पॉलिसी है क्या? तो ये अलाउ करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट फॉर द रिसर्च एंड एक्सचेंज बिटवीन द जूस subject to license by the Director General of Foreign Trade, that is DGFT. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल इम्पोर्ट ऑफ अफ्रीकन आइवरी इज नॉट परमिटेड ड्यू टू साइट्स बैन, और इम्पोर्ट ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ डेरिवेटिव्स इज रेस्ट्रिक्टेड एंड रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फॉर DGFT. ओके. फिर इम्पोर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज अ पेट इज सब्जेक्ट टू साइट्स प्रोविजन. फिर टाइगर कंजर्वेशन, ये है कि ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइगर कंजर्वेशन है. तो दे आर 8 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, दैट इज 5 प्रेजेंट इन द वाइल्ड, दैट इज बंगाल, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, सुमात्रन, साइबेरियन, और 3 आर एक्सटिंक्ट, दैट इज कैस्पियन, बाली एंड जवन. द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ टाइगर इज एंडेंजर्ड. ये आपको ध्यान रखना है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है. फिर चैलेंजेस टू टाइगर कंजर्वेशन, सबसे पहले हैबिटेट प्रेशर आएगा, जिसमें लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स causes habitat destruction, fragmentation and pressure, or invasive species destroys local producers having a cascade effects on the food chain and affecting tigers at the top of the food chain. फिर poaching and wildlife crime में tigers are killed for the traditional Chinese medicines and poaching remains a significant issues. फिर canine distemper virus, that is CDV, ये आपको ध्यान रखना होगा. canine distemper virus, contagious diseases affecting the respiratory, gastrointestinal and nervous system of the dogs and puppies can be transmitted to wild animal for infected dogs around the wildlife sanctuaries. उसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये 2014 में इसके बारे में क्वेश्चन आया भी है यूपीएससी, आपको ध्यान रखना होगा. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006, जो के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है. तो प्रोजेक्ट टाइगर लेज डाउन द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर द टाइगर कंजर्वेशन, जिसका मेंबरशिप कौन है? तो मेंबर्स मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेयरपर्सन, और 8 एक्सपर्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और 3 MPs. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंटरचेंज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, सेक्रेटरी एंड अदर्स.
उसके बाद नो ऑल्ट्रेशन इन द बाउंड्रीज ऑफ अ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA एंड अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होता। जनरली क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछता है कि ऑल्ट्रेशन करने के लिए हमें किसके किसके की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना, अगर आपको ऑल्ट्रेशन लेना है, अगर आपको ऑल्ट्रेशन कराना है तो आपको टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA का रिकमेंडेशन होना चाहिए और अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, दोनों का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नो स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डी नोटिफाई अ टाइगर रिजर्व एक्सेप्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट विद द अप्रूवल ऑफ NTCA एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो लॉन्च कब हुआ था ये? 1973 में इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन प्रोजेक्ट टाइगर फॉर एक्सटिंक्शन, फिर एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज NTCA, इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। और फिर इसका मेन एम क्या है? तो एम टू इंश्योर वाइबल टाइगर पॉपुलेशन इन नेचुरल हैबिटेट, फंडिंग रिलोकेशन ऑफ विलेजेस एंड कॉम्बैटिंग पोचिंग। कोर एंड बफर जोन इन टाइगर रिजर्व में सबसे पहले कोर जोन्स आर एरियाज फ्रीड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और बफर जोन अलाउज को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द सस्टेनेबल बेसिस। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइजेज राइट ऑफ सम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इन बफर एरियाज। उसके बाद क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में एज एनविसाज्ड इन द शेड्यूल ट्राइब and other traditional forest dwellers, recognitions of Forest Right Act 2006, critical wildlife habitats are to be declared by central government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as a process of consultation by the expert committees. उसमें critical tiger habitat में सबसे पहले area demarcated for the subsistence of the viable population of tigers and other wild animals in tiger reserves and protected area vis-a-vis the Wildlife Protection Act 1972 as per amendment in 2006. It forms the core area of tiger reserves. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइगर सेंसस 2023। तो क्या हुआ था? तो रिलीज ऑफ अप्रैल कब हुआ था ये? 2023 में, अप्रैल में, और अनाउंस्ड बाय PM ऑन द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ इंडिया में इंडिया को ये अनाउंस किया गया था बाय आवर PM। और ये कब आता है? अप्रैल 2023 में आया था, ठीक है। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। तो एवरी 4 ईयर में ये आता है, आपको याद रखना है। ISFR जो था वो एवरी 2 ईयर में आता है। और ये टाइगर सेंसस जो है वो एवरी 4 ईयर में। तो टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया 2023 में 3682 टाइगर्स है। और पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए तो इंक्रीज ऑफ 715 टाइगर इन द लास्ट 4 ईयर, दैट इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द 1973 सेंसस इंडिकेटिंग द सक्सेस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट। तो 2967 से लेके कहाँ तक आ गया? 3682 तक। ओके, इतना बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया हाउसेस मोर देन 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 6% एनुअली। तो ऑन एन ईयर 6% एनुअली ग्रोथ हो रहा है। और टॉप 10 स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, Assam, Kerala, Rajasthan, Odisha and Chhattisgarh. Few more states are also present over there, but the list has not been included because top 10 बता रहा है ना। जैसे मान लो झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो वहाँ पे एक भी टाइगर है ही नहीं, तो वो लिस्ट में क्यों आएगा? ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है। फिर इंडिया नाउ हैज़ 57 टाइगर रिजर्व, इन देखो यहाँ पे आ भी रहा है, कवरिंग ओवर 2.4% ऑफ कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। कितना है? 22.4% है और 57 नंबर्स है। द 23 सेंसस reflects India's commitment to tiger conservation and marks a significant achievement. That is tiger population source मतलब क्या रहा है? An analysis by the Wildlife Institution of India puts the average number of tigers in India at 3682. Look at how the tiger population has increased over the year. तो 2006 में कितना था? 1411, 10 में 1700, अप्रॉक्स 1700, फिर 2014 में अप्रॉक्स 2200, फिर 2018 में अप्रॉक्स 2900 और 2022 में कितना हो गया है? तो 3682 आपको, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे जैसे कुछ है भी, तो प्रोबेबल लिंकेज बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया में मध्य प्रदेश का रीजन में सतपुरा टाइगर रिजर्व और यहाँ पे अमरकंटक टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व, आपको मतलब एक बार आप पॉज करके देख लो, ठीक है। कनेक्टिंग कॉरिडोर्स और रोड्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एम्स टाइप्स। ये है क्या? तो मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शंस एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, UPSC 2017 में पूछा भी गया है। तो इसका लॉन्च कैसे हुआ था? तो इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 अक्रॉस इंडियाज टाइगर रिजर्व्स बाय NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
उसको जिसका मेन पर्पस क्या है, तो एनहांस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और पर्टिकुलरली फॉर द टाइगर थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड डेटा एनालिसिस। इसका कंपोनेंट्स क्या है, तो फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है और गाइडलाइंस पेट्रोलिंग और लो एनफोर्समेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम रिकॉर्डिंग एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। अब GIS सॉफ्टवेयर ये है क्या, तो कस्टमाइज्ड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज रिट्राइवल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है, जिसका रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या रहेगा, तो फॉरेस्ट गार्ड्स रिकॉर्ड्स ट्रैक्स यूजिंग GPS नोट ऑब्जर्वेशंस एंड अपलोड जियो टैग्स, मतलब ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और जियो टैग्स के ऑब्जर्वेशन को भी देखना है, उसको अपलोड करना है एज ए पिक्चर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सेंट्रल GIS डेटाबेस। तो सेंट्रली एक डेटाबेस रहेगा, मतलब एक GIS रहेगा, वहाँ के डेटाबेस में आपको फीड कर देना है और उसी को वहाँ पे कलेक्ट करके एक न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह होता होगा। देखो इसका एडवांटेज क्या रहेगा, तो आइडेंटिफाइज पेट्रोलिंग शॉर्टकमिंग्स इन रियल टाइम, मतलब रियल टाइम मतलब एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद सर्व्स एज अ प्रूफ फॉर द प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक अलायंस ही है क्या, तो इट्स अ लॉन्च्ड बाय इंडिया टू सेफ गार्ड एंड कंजर्व 7 significant big cat species includes tigers, leopards, lions, snow leopards, jaguars, pumas and cheetahs. सेलिब्रेटेड ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द बुक्स अमृत काल का टाइगर विजन और आउटलाइनिंग टाइगर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड में द स्नो लेपर्ड्स हैबिटेट रेंजेस एक्सटेंड अक्रॉस द माउंटेन रीजन ऑफ 12 कंट्रीज अक्रॉस एशिया, दैट इज अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान दैट इज किर्गिज रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये टोटल कितने हैं, 12 कंट्रीज हैं। और ये IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, आपको ध्यान रखना है। और नो योर स्नो लेपर्ड, देखो नो योर स्नो लेपर्ड में देखो मान लो यहाँ पे इंडिया है ना, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया, रशिया, यहाँ पे ऑन द मैप बेसिस में दिया है, जिसमें से कहा गया है ना 60% ऑफ इंडियाज स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन लद्दाख। आपको ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड कहाँ फाउंड किया जाता है, लद्दाख में। 60% ऑफ इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, फिर 3386 अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ मैच्योर स्नो लेपर्ड इन वाइल्ड और 700 अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मैच्योर स्नो लेपर्ड इन इंडिया। ठीक है, इतना में से इतना इन इंडिया, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है और IUCN रेड लिस्ट क्लासिफिकेशन कहा गया है। फिर बहरल, आइबेक्स, यूरियल, आर्गाली प्राइमरी प्रे स्पीशीज़ है ये। उसके बाद चलो हम आगे पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये है क्या, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2009 में, टू कंजर्व हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ populations and habitat. Identified landscape includes Hemis, Spiti, Nanda Devi, Gangotri and Kanchenjunga, Tawang. फिर high altitude ecosystem supports endangered species like snow leopard, red panda and various ungulates and birds. उसके बाद GSLEP है क्या, तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, दैट इज GSLEP. ये seeks to address the high mountain development issues using the conservation of the charismatic and endangered snow leopard as a flagship secure 20 by 2020. The snow leopard ranges countries agrees with the support from the integrator organization to work together to identify and secure at least 20 snow leopard landscape across the cat ranges by 2020 or in the shortland secure 20 by 2020. ठीक है, अब री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया आफ्टर कितना, 70 साल आफ्टर द एक्सटिंक्शन, और 8 चीता और 5 फीमेल एंड 3 मेल को यहाँ फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से, तो फ्रॉम नामीबिया से, और कहाँ पे, तो कुनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, और लेटर मोर चीता आर ब्रॉड। फिर वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ अ कार्निवोर हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इस टॉपिक में क्या कहता है, तो कुनो पालपुर नेशनल पार्क इज अनफेंस्ड प्रोमोटिंग को एग्जिस्टेंस विथ बफर जोन अनलाइक fortresses conservations in South Africa. ठीक है, नॉट लाइक दैट ऑफ fortresses in South Africa, मतलब उसके जैसा पूरा यहाँ पे सिनेरियो नहीं था। फिर चीता आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प रेस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया. द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टास्क फोर्स फॉर द मॉनिटरिंग द इंट्रोडक्शंस एंड डेवलपिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. अब चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स में. IUCN सबसे पहले ये वल्नरेबल है, और उसके बाद एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. फिर साइड्स में देखा जाता है
अफ्रीकन चीता अपेंडिक्स 1 है और साइड्स का अपेंडिक्स 1 में एशिया चीता भी है। उसका पॉपुलेशन देखा जाए तो 6500 to 7000 इन अफ्रीका है, अराउंड 40 to 15 ईरान है। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में, आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा रहता है, बिगर इन साइज, और एशियाटिक चीता स्मॉलर एंड पेलर है। उसके बाद फिर अफ्रीकन चीता जो है वो हैबिटेट अफ्रीका में सिर्फ पाया जाता है। और एशियाटिक चीता कहाँ कहाँ पाया जाता था, तो हिस्टोरिकल रेंजेस नियर साल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर अफ्रीकन चीता देखा जाए तो आईज नॉर्मल है और ये रेड एंड यूजुअली रेड रहता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ लायन, देखो हम लोगों ने चीता पढ़ लिया है, ठीक है, 70 साल बाद हुआ था। और ये पे कहाँ से आ रहा था, नामीबिया से, और ये कहाँ आया है, एमपी में कुनो नेशनल पार्क में। बस नहीं, और भी कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है, प्रिसाइजली ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लायन में सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, स्पेशली गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। ये सिर्फ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल में आता है। कौन, फिर से मैं बता दूं, एशियाटिक लायन, ठीक है ना। फिर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। अब देखो प्रोजेक्ट लाइन ये क्या कहता है, तो लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन इन गिर लैंडस्केप गुजरात, जो क्या एम करता है, तो सिक्योर एंड रिस्टोर लायन हैबिटेट और मैनेज ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्केल अप लाइवलीहुड जनरेशन एंड इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज। उस कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट में नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, दैट इज एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन मैंने आपको बताया भी था कल, मतलब पहले वाले चैप्टर में, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ठीक है। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया दैट इज एलिफेंट आर कीस्टोन स्पीसीज क्रिएटिंग एन अम्ब्रेला इफेक्ट फॉर द डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट हम पढ़ रहे हैं। तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, सीड डिस्पर्सल एजेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर, वाटर प्रोवाइडर, कंट्रीब्यूटर टू फूड चेन, ये इतना सारा काम करता है। अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स, दैट इज हैबिटेट, एशियाटिक एलिफेंट का वैलिड है, अफ्रीकन एलिफेंट का सवाना ग्रासलैंड एंड सेमी एरिड रीजन। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन केस इफ यू हैवेंट वॉच्ड अफ्रीकन एलिफेंट एंड यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू कैन वॉच इन दिल्ली जू। यहाँ पे है अफ्रीकन एलिफेंट भी है और यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट भी है, ठीक है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। अब चलिए देखते हैं आगे। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे ये मिलते हैं। और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, सवाना ग्रासलैंड, सेमी एरिड रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। उसके बाद टस्क देखा जाए तो एशियन एलिफेंट का मेल हैव प्रोमिनेंट टस्क वाइल फीमेल यूजुअली लैक देम और हैव रुडिमेंट्री टस्क, दैट इज ट्यूशेस। और अफ्रीकन एलिफेंट का देखा जाए तो टस्क आर जनरली लार्जर, मोर कर्व्ड एंड पॉइंट डाउनवर्ड्स। और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का पॉइंटेड डाउनवर्ड्स रहता है और अफ्रीकन का टस्क कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद IUCN रेड लिस्ट में शेड्यूल 1 में आता है एशियाटिक एलिफेंट, शेड्यूल 1 में अफ्रीकन एलिफेंट भी आता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर एलिफेंट कॉरिडोर देखा जाए तो लीनियर नैरो हैबिटेट लिंकेज ऑफ एलिफेंट मूवमेंट विदाउट ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एलिफेंट कॉरिडोर किस तरह का रहता है। अब चलिए हम लोग कुछ इनिशिएटिव देखते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992 ये क्या था, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एड्रेसिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, कंजर्विंग एलिफेंट पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्टिंग एलिफेंट फ्रॉम पोचर्स, मतलब इसको शिकार होने से बचाना है हमें, ठीक है। उसके बाद यही था प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जिसका अदर इनिशिएटिव्स क्या था, तो हाथी मेरा साथी, दैट इज कैंपेन टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड डेवलप कंपेनियनशिप बिटवीन द पीपल एंड एलिफेंट, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं न्यू है दूसरा इनिशिएटिव क्या है, तो रीहैब, दैट इज रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग द बीस प्रोजेक्ट। फिर यूज बीस बॉक्स एज अ फेंस टू प्रिवेंट एलिफेंट फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन हैबिटेशंस विदाउट हार्म्स टू प्रिवेंट एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। अब एशियन एलिफेंट अलायंस ये है क्या, तो कोएलिशन ऑफ 5 NGOs सिक्योरिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया। अब IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये ASESG है क्या, तो ग्लोबल नेटवर्क providing scientific evidence on Asian elephant population in 13 range states, that is integral parts of the Species Survival Commission, that is SSC of IUCN, ठीक है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लायन, टाइगर, अब एलिफेंट पढ़ रहे हैं, कुछ और भी होगा जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वन हॉर्न राइनो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट्स अ इंपॉर्टेंट एनिमल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो। आपको एग्जामिनेशन के एक टाइम पहले, मतलब एक दिन पहले, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इफ़ यू आर नॉट नोइंग, डू हैव अ ग्लैंस ऑन दिस मैगजीन, ओके, यू विल गेट टू नो। फिर राइनोज आर
killed for their horns composed of keratins used in traditional medicines in Southeast Asia। तो क्यों इसे मारा जाता है? क्योंकि उसके वन हॉर्न को, और हॉर्न में क्या प्रेजेंट रहता है? केराटिन, और केराटिन का क्या यूज़ है? तो वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेनली कहाँ? तो साउथ ईस्ट एशिया में। अब राइनो स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो रहता है, फाउंड इन अफ्रीका, और ब्लैक राइनो इन ब्लैक राइनो इज स्मॉलर इन साइज। उसके बाद जावा राइनो जो रहेगा, फ्यू सर्वाइव इन जावा एंड वियतनाम। फिर सुमत्रन राइनो, स्मॉलेस्ट स्पीसीज दैट इज 30 to 80 रिमेनिंग मेनली ऑन सुमत्रा। और ग्रेट वन हॉर्न राइनो ओनली फाउंड इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहाँ है? सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, द लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज है ये। फिर अदर्स ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज में, राइनोसरस में हैबिटेट में देखा जाए तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सवाना ऑन शर्प्सलैंड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कन्फाइंड टू टेराई एलुवियल ग्रासलैंड ऑफ इंडिया, भूटान एंड नेपाल। फिर पॉपुलेशन देखा जाए तो मेनली इन द काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क एंड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर थ्रियड्स देखा जाए तो मतलब पोचिंग के लिए, मतलब इसके शिकार बहुत हो जाते हैं, इसको शिकार फॉर पोचिंग पर्पस, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इनका बहुत ज़्यादा डेथ देखा गया है। ओके, उसके बाद कंजर्वेशन मेजर्स में देखा जाए तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब हुआ था ना 2019 में ऑन एशियन राइनो फॉर कंजर्वेशन फॉर 5 राइनो रेंज नेशंस, दैट इज DNA प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट फॉर ऑल राइनो। फिर नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज लॉन्च इन 2019 और इंडियन राइनो विजन दैट इज IRV 2020। ओके, उसके बाद विजन टू बिल्ड अ वाइल्ड populations of 3000 great one-horned rhinos by 2020 across 7 protected areas in Assam, or translocation from Kaziranga National Park and Pabitra Wildlife Sanctuary to potential rhino habitat areas like Manas National Park, Dibdu Saikova Wildlife Sanctuary and Lakhova Bura Chhaupri Wildlife Sanctuary, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन किसके लिए जाएगा? डॉल्फिन के लिए। सब स्पीशीज आप एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। अब किस किस चीज़ का करंट अफेयर्स में आपने देख लिया है, फिर कर लिया है, वो आपको एक ग्लैंस रहेगा। अगर आप लिस्ट बना लोगे ना, आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और रिवीजन इज़ ओनली द की, आई वुड से। द डिस्ट्रीब्यूशंस देखा जाए तो ऑफ डॉल्फिन में, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान में पाया जाता है। थ्रियड्स क्या है? तो अनइंटेंशनल किलिंग थ्रू द फिशिंग गियर, मतलब अगर मान लो आप फिशिंग कर रहे हो ना, तो उसी के कारण वहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन भी फंस जाते हैं, तो उसके कारण उसका डेथ भी हो जाता है। तो इट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, अनइंटेंशनल किलिंग थ्रू द फिशिंग गियर, हैबिटेट लॉस, फिर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पॉल्यूशंस, नॉइज फ्रॉम द वेसल ट्रैफिक। उस फिर गैंगस रिवर डॉल्फिन, तो शूशू इसका नाम ये भी कहा गया है, ड्यू टू ब्रीदिंग साउंड। फिर नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, यू नीड टू नो दैट। नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ आसाम है ये। इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ गंगा, एसेंशियली ब्लाइंड, हंटेड बाई एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड, ये अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है और इनको समझ में आता है, दे आर नॉट एबल टू सी, विजनलेस। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में और मेघना रीजन में। फिर लिस्टेड इन द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, IUCN, इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है। अब इंडस रिवर डॉल्फिन, तो स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब है ये, एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल ऑफ आसाम था, ठीक है। हैबिटेट देखा जाए तो इंडस रिवर इन पाकिस्तान, बियास ओनली हैबिटेट इन इंडिया एंड सतलज, आपको ध्यान रखना होगा, बियास ओनली हैबिटेट इन इंडिया एंड सतलज, ठीक है। उसके बाद IUCN ए एंडेंजर्ड है। फिर इरावदी डॉल्फिन देखा जाए तो हैबिटेट इसका ब्रैकिश वाटर नियर द कोस्ट, रिवर माउथ्स, एस्चुरीज एंड फ्रेश वाटर रिवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड इन द लगून populations including चिल्का लेक इन उड़ीसा। और थ्रियड्स देखा जाए तो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ड्राउनिंग इन गिलनेट्स, और IUCN स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड। फिर गंगा रिवर डॉल्फिन में कंजर्वेशन मेजर्स में देखा जाए तो गंगा एक्शन प्लान 1985 इंक्लूड्स गैंगेटिक डॉल्फिन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल गंगा काउंसिल सेटअप एंड विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार क्रिएटेड फॉर द डॉल्फिन कंजर्वेशन। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 ये अनाउंस्ड बाई PM मोदी। कब प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये कब हुआ था? 2020 में। और किनके द्वारा अनाउंस किया गया था? PM मोदी, एम्ड एट द सेविंग रिवर एंड मेरीन डॉल्फिन। उसके बाद कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन 2010 to 2020 आइडेंटिफाइड थ्रियड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवर डॉल्फिन कैनल्स एंड प्रे बेस्ड डिप्लीशंस। उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दैट इज गंगास रिवर डॉल्फिन अमंग 21 स्पीसीज। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 डिक्लेयर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेटेड अक्टूबर 5, ये अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इंडियन क्रोकोडाइल स्पीशीज़। अब इंडियन क्रोकोडाइल स्पीशीज़ में देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल तीनों के बारे में बताया जाएगा। ये हैबिटेट देखा जाए तो क्रोकोडाइल कहाँ रहते हैं, सॉल्ट वाटर, एलिगेटर हमारा फ्रेश वाटर और घड़ियाल हमारा फ्रेश वाटर। आपको याद रखना है एलिगेटर एंड घड़ियाल ऑफ फ्रेश वाटर और क्रोकोडाइल जो रहेगा वो सॉल्ट वाटर में रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स, और फ्रेश वाटर वाले दैट इज एलिगेटर कहाँ रहेंगे, यूएस, मैक्सिको एंड चाइना, और घड़ियाल जो रहेंगे वो घड़ियाल्स आर गंगास एंड इंडस और घड़ियाल्स ऑफ इंडोनेशियंस। ठीक है। फिर स्नाउट शेप देखते हैं, पॉइंटेड एंड वी शेप्ड रहता है इसका। ठीक है, पॉइंटेड एंड वी शेप्ड रहता है। और फिर वाइड एंड यू शेप्ड रहता है इसका एलिगेटर का, और लॉन्ग एंड थिन स्नाउट रहता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, इफ़ यू हैवंट यू कैन सी, ये भी दिल्ली जू में प्रेजेंट है। फिर साइज़ देखा जाए तो ये लार्ज है, फिर एलिगेटर स्मॉल रहता है, और ये घड़ियाल जो रहता है वो मीडियम है। और डाइट देखा जाए तो अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, और ये फिश ईटर है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घड़ियाल जो है वो फिश ईटर है। ठीक है, ये इसके स्नाउट से भी बहुत रिलेटेड है, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। अब चलते घड़ियाल के बारे में पढ़ते हैं। तो फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल अमॉन्ग द लॉन्गेस्ट ऑल लिविंग क्रोकोडाइलियंस है। हैबिटेट देखा जाए तो क्लीन रिवर विथ सैंड बैग्स। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं घड़ियाल के बारे में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडाइलियंस, और हैबिटेट देखा जाए तो क्लीन रिवर एंड सैंड बैंक्स, और डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वाइबल पॉपुलेशन इन नेशनल चंबल सेंचुरी दैट इज यूपी, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे मेनली ये पाए जाते हैं, और स्मॉल नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस इन अदर रिवर्स। उसके बाद थ्रियड्स देखा जाए तो डैम्स, बैरेजेस, एम्बैक्समेंट्स, पॉल्यूशन, सैंड माइनिंग्स, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, यहाँ पे इसको थ्रियड है। उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस देखा जाए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और क्रिटिकली, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, और CMS अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मगर दैट इज इंडियन क्रोकोडाइल, तो फ्रेश वाटर स्पीशीज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, मार्शेस एंड स्लो मूविंग वाटर बॉडीज हैं ये। उसके बाद यहाँ पे ये स्लो मूविंग वाटर बॉडीज में फाइंड किए जाते हैं, मिलते हैं। ओके, फिर फाउंड थ्रू आउट इंडिया, एक्सटिंक्ट इन भूटान है ये, भूटान में नहीं मिलते हैं मगर इंडियन क्रोकोडाइल। फिर थ्रियड्स देखा जाए तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सुपर इंस्टीट्यूशंस एंड यूज इन द एप्रोडेसियक्स। ठीक है, फिर कंजर्वेशन स्टेटस देखा जाए तो ये वल्नरेबल है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है, और ये क्या बोलते हैं घड़ियाल जो है ना वो अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, ये भी अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है हमारा घड़ियाल, और क्रोकोडाइल भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, ये कंपेरेटिवली मैंने आपको बता दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि ये सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है कि क्रोकोडाइल जो है वो वल्नरेबल है और घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल एंड क्रोकोडाइलियन है, ये लार्जेस्ट लिविंग है। फिर हैबिटेट देखा जाए तो सॉल्ट वाटर हैबिटेट, ब्रैकिश वेटलैंड्स, और डिस्ट्रीब्यूशन इंडियाज ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड सुंडाइक रीजन ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर थ्रियड्स देखा जाए तो हंटिंग फॉर स्किन और इलीगल किलिंग एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न रहेगा। अब फिर से मैं बता दूं घड़ियाल हमारा क्या था। देखो घड़ियाल देखा जाए तो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो घड़ियाल अगर देखा जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, और यहाँ पे वल्नरेबल है हमारा क्रोकोडाइल, और लीस्ट कंसर्न है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, आपको फिर से याद रखना है, ये एकदम भूलना नहीं है क्योंकि मैं बार बार बता दे रहा हूँ ना कि एग्जामिनेशन हॉल में ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सो अवॉइड कन्फ्यूजिंग। फिर कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स में देखा जाए तो ऑल टॉर्टोइज आर टर्टल्स, ये आपको ध्यान रखना है, और टॉर्टोइज आर टर्टल्स बट नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टोइज। ठीक है, द टेरापिन्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइज दैट लिव मोस्टली इन वाटर बट कैन ऑल्सो लिव इन लैंड। किसके बारे में बता रहा है, टेरापिन्स के बारे में बता रहा है। अब देखते हैं टॉर्टोइज जो लैंड में रहता है और टर्टल जो वाटर में रहता है। आपको याद रखना पड़ेगा टर्टल, ठीक है, ये वाटर में रहता है, और टॉर्टोइज जो रहता है वो लैंड में रहता है। तो लिव्स ऑन लैंड और टर्टल लिव्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर में रहेगा ये। आप अगर कोई तरीका से देखें TU ज़्यादा नज़दीक है W से, तो इसीलिए वो वाटर में रहता है। और ठीक है, आप कोई भी तरीका सबको याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो फिर ये हर्बीवोरस होते हैं टॉर्टोइज, ये गुड स्विमर एंड ओमनीवोरस होते हैं। फिर जनरली लार्ज रहते हैं, ये जनरली स्मॉल रहते हैं टर्टल, जो वाटर में रहते हैं ना वो जनरली स्मॉल रहते हैं। उसके बाद लॉन्ग लाइफ स्पैन रहता है जो लैंड में रहता है, दैट इज टॉर्टोइज 80 to 120 ईयर्स, और ये शॉर्ट लाइफ स्पैन रहता है जनरली 20 to 40 ईयर्स, ठीक है। फिर हेड्स कैन पार्शली विड्रॉ इनटू शेल, ठीक है। फिर हेड्स कैन कम्प्लीटली विड्रॉ इनटू शेल, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जो शेल रहेगा ना कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ये पार्शली विड्रॉ हो पाएगा, पूरा नहीं ढक पाएगा, ठीक है। उसके बाद बाटागुर टर्टल स्पीशीज में नॉर्थर्न रिवर टेरापीज दैट इज CR नेटिव टू रिवर डेल्टास ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सुंदरबंस, और ट्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल CR एंडेमिक टू द गंगास। और फिर रेड क्राउन रूफ टर्टल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्टल्स की स्पीशीज नॉर्थर्न रिवर टेरापिन्स, 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और बर्मीज रूफ टर्टल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है। रेड क्राउन रूफ टर्टल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और बर्मीज रूफ टर्टल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसमें से ये बर्मीज रूफ टर्टल जो है ना वो इरावदी रिवर ऑफ द म्यांमार में पाया जाता है। रेड क्राउन रूफ टर्टल कहाँ एंडेमिक टू गंगाज है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, रेड क्राउन कहाँ पे एंडेमिक टू गंगा है। और 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल जो है एंडेमिक टू गंगा ये भी है। और नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो है नेटिव टू रिवर डेल्टा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सुंदरबन रीजन में, ठीक है। 3 हमारे नेटिव टू गंगा, 2 हमारे नेटिव टू गंगा है, एक सुंदरबन वाले रीजन तरफ मिलता है दैट इज वेस्ट बंगाल, और एक कहाँ मिलता है बर्मीज रीजन में मिलता है, मतलब म्यांमार वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्दर्न रिवर अगर बोला है तो आपको कहाँ चले जाना है, वेस्ट बंगाल की तरफ। और 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल या फिर रेड क्राउन अगर बोलता है ये तो कहाँ चला जाना आपको, गंगा के रीजन तरफ चला जाना है, ठीक है। देखो बेसिकली सारा वही बेल्ट है, पर आपको ध्यान रखना है, प्रिसाइज रहना है, ठीक है। देखो जैसे कि देखो ये गंगा वाला बेल्ट में, ये भी गंगा वाला बेल्ट में, सुंदरबन रीजन बोल रहे थे ये भी तो गंगा वाला बेल्ट ही हुआ ना, और म्यांमार वाले रीजन हुआ तो ये भी तो गंगा रीजन वाला बेल्ट ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है लगभग ड्रेनेज पैटर्न में देखा जाए तो, ठीक है। अब देखते हैं सी टर्टल, अब टर्टल के बारे में देखते हैं तो ये क्या बता रहा है। तो हॉबैक सी टर्टल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। उसके बाद कैंप रिडली टर्टल सी टर्टल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी टर्टल है, कौन सा, कैंप रिडली टर्टल, फाउंड इन सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट नॉर्दर्न अटलांटिक, नोन फॉर अराईबाडा। ये अराईबाडा आप समझ रहे हो ना, उड़ीसा में है ना, गाहिर माता कोस्ट के पास मास हैचिंग करते हैं ये लोग, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैंप रिडली सी टर्टल है, ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टर्टल है, फाउंड इन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट नॉर्दर्न अटलांटिक और नोन फॉर अराईबाडा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कैंप रिडली टर्टल करता है। मान लो पूछ सकता है ना गाहिर माता कोस्ट में कौन सा टर्टल आके मास हैचिंग करता है, तो कैंप रिडली टर्टल करता है। फिर ग्रीन सी टर्टल दैट इज एंडेंजर्ड है, द ओनली हर्बीवोरस टर्टल स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज, रेयर इन इंडिया। फिर लेदर बैक सी टर्टल, ये वल्नरेबल है, लार्ज लिविंग सीज टर्टल फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज। और उसके बाद लॉगर हेड सी टर्टल, ये वल्नरेबल है, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज। और ऑलिव रिडली टर्टल, ये भी मास हैचिंग के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कैंप ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल तो नाम ही उसका गाहिर माता कोस्ट के लिए वहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। देखो नोन फॉर सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग दैट इज अरीबाडा, माइग्रेट टू इंडियन कोस्टल वाटर, ठीक है। उसके बाद निसोलानिया टर्टल स्पीसीज, तो बर्मीज पिकॉक स्नोफ्ड सेल टर्टल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फाउंड इन म्यांमार एंड कर्बी एंगोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, बर्मीज पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये कहाँ मिलते हैं, म्यांमार एंड कर्बी एंगोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेथिस सॉफ्ट सेल टर्टल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एंडेमिक टू पेनिनसुला रिवर है। और ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नेटिव टू लोअर ब्रह्मपुत्र रिवर है। इंडियन गंगा दैट इज सॉफ्ट सेल टर्टल, ये एंडेंजर्ड है, फाउंड इन वाटर ऑफ गंगास, इंडस एंड महानदी। फिर इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल ये एंडेंजर्ड है, फाउंड इन इंडस, गंगास एंड ब्रह्मपुत्र। और इंडियन नैरो दैट इज स्मॉल हेड सॉफ्ट शेल टर्टल ये एंडेंजर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस रिवर्स। अब चलिए सी टर्टल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1999, फिर इम्प्लीमेंटेड इन 10 कोस्टल स्टेट्स विथ एम्फेसिस इन उड़ीसा। फिर एम क्या है, टू कंजर्व ऑलिव रिडली टर्टल एंड अदर एंडेंजर्ड मैरीन टर्टल, ये किसकी, तो सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिर अचीवमेंट इंक्लूड्स द यूज ऑफ सैटेलाइट टेलीमेट्री टू लोकेट माइग्रेटरी रूट्स एंड प्रोमोटिंग टर्टल एक्सक्लूशन डिवाइस दैट इज TED इन फिशिंग ट्रॉलर टू रिड्यूस टर्टल मोर्टेलिटी इन फिशिंग नेट्स। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वल्चर्स। अब देखिए वल्चर्स के बारे में अगर हम आते हैं तो 9 वल्चर स्पीसीज इंडिया मोस्टली एंडेंजर्ड ड्यू टू द डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक आप समझ रहे हो, कोई एक तरह का दवा है जो मेनली खिलाया जाता था और उसको जब फीड आउट कर जाते थे ये
तो डेथ हो जाता था, ठीक है, उन लोग का ब्रेन हेमरेज कर जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं, मैंने आपको बस एक लेमैन में बताया था। वेटरनरी ड्रग है ये। देखो वल्चर स्पीशीज ये है क्या, तो वाइट रम्ड वल्चर, उसके बाद ये कंजर्वेशन स्टेटस का क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन वंस कॉमन इन गैंगेटिक प्लेन, कौन सा, वाइट रम्ड वल्चर। उसके बाद रेड हेडेड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये एशियन किंग वल्चर इसको कहा गया है। फिर इंडियन लायन बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान और नेवल। फिर स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नेटिव टू सब हिमालयन रीजन एंड सदर्न साउथ ईस्ट एशिया। फिर इजिप्शियन वल्चर, ये एंडेंजर्ड है, मेनली अगर इजिप्ट वाले रीजन में फाइंड होता होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। फिर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड है, नेटिव टू हिमालयन तिब्बत एंड हिमालयस। उसके बाद बियर्ड वल्चर दैट इज ये नॉट नियर थ्रेटेंड है और लिव्स एंड ब्रेड्स ऑन हाई माउंटेन। उसके बाद सिनेरियस वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द यूरेशिया। और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर ये लीस्ट कंसर्न है। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोफेनेक, ये है क्या, अन इंडियन वल्चर क्राइसिस दैट इज डाइक्लोफेनेक अ कॉमन NSAID फॉर लाइवस्टॉक लीड्स टू रेनल फेलियर इन वल्चर। डाइक्लोफेनेक अल्टरनेटिव, डाइक्लोफेनेक का अल्टरनेटिव दैट इज बैंड फॉर वेटरनरी यूज इन 2006। और मेलोक्सिकम harmless alternative for vultures developed and tested with challenges persisted with diclofenac diversions for veterinary use through black market। ठीक है, देखो ये मतलब चैलेंज अभी भी है, ब्लैक मार्केट से ये ज़्यादा वेटरनरी यूज़ के लिए मिल जाता है, तो ये एक तरह का चैलेंज है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वल्चर डीपॉपुलेशन, मतलब अगर वल्चर का पॉपुलेशन अगर घट रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वल्चर प्ले अ विटाइल रोल इन पब्लिक सैनिटेशंस। उसके बाद कैलकेसिस नॉट कंज्यूम्ड बाय वल्चर्स लेड टू कंटेमिनेटेड वाटर एंड इंक्रीजेस रैट पॉपुलेशंस एंड वाइल्ड डॉग्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, ये सब हो सकता है, अगर वल्चर नहीं रहेंगे तो इसको खाएगा कौन, नहीं खाएगा तो फिर ये एज एन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में काम आ जाएंगे, मतलब होना स्टार्ट कर देंगे, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना। ठीक है, उसके बाद मेजर नॉन इंडियन वल्चर स्पीसीज में वाइट बैक वल्चर और रपल ग्रिफन वल्चर दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नेटिव टू साहेल रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दैट इज IDWH, ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है। अपग्रेडेड प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ वल्चर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अ वल्चर रेस्टोरेंट क्रिएटेड बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ बनाया है, तो महाराष्ट्र और पंजाब में। उसी तरह मंकी के लिए भी हुआ है, तो हमारे सदर्न रीजन में शायद कर्नाटका या केरला में बनाया गया है, अगर वो होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसी तरह झारखंड में भी कुछ बनाया गया है कोई एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल वल्चर का आपको याद रखना है, महाराष्ट्र और पंजाब में है। तो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम लेड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वल्चर सेफ जोन टू कंजर्व एंड री इंट्रोड्यूस वल्चर और एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020-25। फिर एम टू एक्टिवली इंक्रीजिंग वल्चर नंबर्स और ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑफ वेटरनरी NSAID सेल सेफ्टी टेस्टिंग, बैनिंग टॉक्सिक ड्रग्स एंड एस्टैब्लिशिंग वल्चर सेफ जोन्स। उसके बाद अदर इंडियन इनिशिएटिव में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट हंगूल, ये कश्मीरी स्टैग है, ये द हंगूल सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर is primarily found in Dachingam National Park, Kashmir, historically numbering around 5,000. Their population declined due to the habitat destruction, overgrazing and poaching. Or Project Hangul, initiated by Jammu and Kashmir in collaboration with IUCN and Wildlife WWF Wildlife Fund aimed at protection and population recovery. Despite effort, the population remains critically endangered with only 182 hangul report in 2017। तो कितना लगभग रहा है, तो 182 इन नंबर्स रह गया है। अब स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में सबसे पहले द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम एम्स टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम मेजरली प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। तो द प्रोग्राम फोकसेस ऑन फ्लैगशिप स्पीसीज दैट माइग्रेट्स और डिस्पर्स आउटसाइड दिस एरियाज। उसके बाद इनिशियली लॉन्च्ड एज एन असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, इट वाज रिफॉर्म्ड इनटू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दैट इज IDWH schemes during the 11th 5-year plan that is from 2007 to 2012. The Ministry of Environment, Forest with Wildlife Institute of India identified 16
टेरेस्ट्रियल एंड 6 एक्वेटिक स्पीसीज फॉर द कंजर्वेशन। अब स्पीसीज अंडर IDWH स्कीम में कौन सा स्पीसीज रहेगा, तो हम देखते हैं नेम वाइज। तो एशियन वाइल्ड बफलो, एशियाटिक लायन, ब्रो एंड थर्ड डियर दैट इज सांगाई डियर, डुगोंग, ये एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल कश्मीरी स्टैग जिसको कहा गया है, इंडियन राइनो दैट इज ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस, फिर जॉर्डन कोर्सस, मलाबार सिवेट, फिर मरीन टर्टल, फिर निकोबार मेगापोड्स, फिर नीलगिरी तार, स्नो लेपर्ड्स, स्वैम्प डियर्स, वल्चर्स, नॉर्थ रिवर टेरापिन, क्लाउड लेपर्ड्स, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल्स, रेड पैंडा एंड करैकल्स। ठीक है, अब एक बार सिर्फ ध्यान रखोगे, इन केस अगर आप एग्जाम में आता है तो आपको याद रहेगा। अगर आप 2 बार भी इस लेक्चर को सुन लोगे ना, आई गारंटी आपका मैक्सिमम पार्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए इफ़ यू आर हैविंग टाइम इट्स ओके, इफ़ नॉट देन काइंडली गो थ्रू द PDF. ओके, the program has led to the population increase in some species like lion, rhinoceros, but Great Indian Bustard and Nicobar megapod face declines. A successful recovery efforts for vultures are showing positive outcomes. ये UPSC 2014 में पूछा गया था। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031, ये कब है? नेशनल एक्शन वाइल्ड लाइफ प्लान 2017 to 2031 है। रिपीट, द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान emphasizes the landscape based conservation, encourages private sector involvement and utilizes corporate social responsibility fund for wildlife protection. अब नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ये कहाँ है? तो 2018 तो 2023 तक, डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस प्लान फोकसेस ऑन कंजर्विंग माइग्रेटरी बर्ड अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ए फ्लाईवे क्या है? तो फ्लाईवे इज अ फ्लाइट पाथ used for the large number of birds while migrating between their breeding grounds and their overwintering quarter. Or flyway generally span continents and often passes over the oceans. ठीक है, फ्लाईवे का डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है, अब एशियन माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवे, तो सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे इससे ओके, और ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे ओवर दिस वे। ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक बार पॉज कर लोगे। देखो, जैसे ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ये दिस वन। ठीक है, बस आप डायरेक्शन याद रखोगे, एशियन इंडियन फ्लाईवे टूवर्ड्स इंडिया होगा। ठीक है, आपको तो ये ध्यान ही रखना है। और ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, ये हमारे इंडिया में जो मैप रहता है ना, तो जनरली वो इस तरह नहीं रहता है ना, तो आप उसके हिसाब से एक बार उसको विजुअलाइज कर लोगे, देख लोगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने टोटल चैप्टर 3 को डिस्कस कर लिया है। होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर। आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो को सिर्फ 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आपको आई गारंटी इस मैगजीन के बहुत सारे की एंड टर्म्स याद रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा दिया गया है। और 1 बार या फिर 2 बार पढ़ने से हो सकता है आप बहुत कुछ भूल जाओगे। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। क्योंकि ये उड़ान का जो मैगजीन आया हुआ ना, ये अच्छा है, इट्स गुड फॉर योर प्रिपरेशन। So kindly watch this out if you are able to. Okay, thanks and have a nice day.